नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ख्याली दुनिया में, जहां कहानियां जीवंत होती हैं और ख्वाब हकीकत बनते हैं। हम लाए हैं आपके लिए रोमांचक कहानियां, दिलचस्प किस्से और वो सब कुछ जो आपकी कल्पनाओं को नई उड़ान देगा। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं और खो जाते हैं ख्याली दुनिया की रहस्यमय गलियों में। इस चैनल पर प्रस्तुत सभी कहानियां, पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। इनका किसी भी व्यक्ति, घटना या स्थान से कोई संबंध केवल संयोग हो सकता है। हमारा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ आपका मनोरंजन करना है। चवन रचना का लॉकेट। एक रचना का लॉकेट। देहरादून के अंधेरे जंगलों के बीच जहां लोगों का मानना था कि वहां वेम्पायर्स रहते हैं। अब ये बात तो कितनी सही है ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन आज हम उन्हीं हसीन वादियों में शुरू हुए एक ऐसी लड़की की कहानी बताने जा रहे हैं जो इन वेम्पायर्स से बहुत अलग है। ये एक ऐसी लड़की की कहानी है जो देहरादून के इन जंगलों से दूर बदहवास सी हालत में दिल्ली हाईवे पर पड़ी हुई थी। अब जरूरी तो नहीं कि जो कहानी देहरादून में शुरू होनी है उसके सभी लोग यही हो, शायद किसी को उसकी किस्मत अपने प्यार को पाने के लिए यहाँ खींच कर ला सकती है। देहरादून में अप्रैल के महीने में जहाँ सभी जगह तेज तपन महसूस होती, वही देहरादून बहुत ही मनमोहक और हसीन वादियों से घिरा होने के कारण खूबसूरत लग रहा था। लेकिन यहाँ के एक अनाथाश्रम में एक कमरे में जहाँ बहुत से लोग किसी न किसी काम में व्यस्त थे, वही अंशुमन खिड़कियों के पास लगी एक टेबल के सामने चेयर पर बैठा हुआ पढ़ाई में ध्यान लगाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन पता नहीं क्यों आज उसे एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी जिसका कारण उसे भी समझ नहीं आ रहा था। अंशुमन यही कुछ 17 साल का एक लड़का दिखने में बहुत ही हैंडसम था। उसके चेहरे के फीचर्स भी कुछ ऐसे थे कि किसी भी लड़की के दिल को आसानी से घायल कर सकते थे। उसका रंग ज्यादा गोरा तो नहीं था, लेकिन फिर भी इसे सांवला नहीं कहा जा सकता था क्योंकि वह शुरू से ही अनाथाश्रम में रहा था। इसलिए खुद की सेफ्टी के लिए उसने जिम के बिना ही रोज सुबह कसरत करके अच्छी बॉडी बना रखी थी। कल उसका 12th बोर्ड के एग्जाम का लास्ट पेपर है। अभी तक वह हमेशा क्लास में टॉप आता रहा था, लेकिन इस बार उसके लिए ये एग्जाम बहुत इम्पोर्टेंट थे क्योंकि उसका फ्यूचर इन्हीं पर डिपेंड है। क्योंकि कुछ ही महीनों में वह 18 वर्ष का होने वाला था और तब उसे यहाँ रूल्स के हिसाब से इस अनाथाश्रम को छोड़कर यहाँ से बाहर जाना होगा। इसलिए वह स्कूल में टॉप करके फुल स्कॉलरशिप के साथ अपनी आगे की कॉलेज की पढ़ाई करना चाहता था। अंशुमन अपनी स्टडी टेबल से उठकर गया और एक गिलास ठंडा पानी पीकर अपने चेहरे पर भी पानी के कुछ छींटे डालकर वापस आ गया और अपनी जगह पर वापस से बैठकर अपनी पढ़ाई में लग गया। दिल्ली में दूसरी तरफ आज की रात दिल्ली के सान्याल परिवार के लिए भी बहुत खराब थी। आज विदर्भ सान्याल की इकलौती बेटी और सबकी लाडली बेटी रीति सान्याल पूरे दिन से घर से गायब थी। उसका कहीं से भी कुछ पता नहीं चल रहा था। तभी अचानक से रीति के पापा का फोन रिंग हुआ। उन्होंने घबराहट में तुरंत अपने फोन को उठाया और कॉल पिक करते हुए अपनी घबराई हुई आवाज में पूछा, हेलो हेलो इंस्पेक्टर, मेरी बेटी का कुछ पता चला क्या? थोड़ी देर बाद चुप रहकर उन्होंने सामने वाले व्यक्ति की जो आवाज सुनी उसे सुनकर वे अपनी जगह पर जम गए और उनके हाथों से उनका फोन छूटकर नीचे गिर गया। वही नीचे गिरने की वजह से उनका फोन स्पीकर मोड पर चला गया जिसमें से किसी व्यक्ति की आवाज आई, हेलो मी सानियल, आप जल्द से जल्द सिटी हॉस्पिटल पहुंचिए। इसके बाद मोबाइल से बीप की आवाज आई जिसका मतलब था कि कॉल कट चुका है। घर में सभी लोगों के मन में एक डर ने जगह ले ली थी और सभी विदर्भ को घेर कर खड़े हो गए और उससे रीति के बारे में सवाल करने लगे। लेकिन विदर्भ ने अपनी पत्नी रचना की तरफ देखा और उसे आंखों से इशारा करते हुए साथ चलने के लिए कह दिया। वही विदर्भ ने अपने छोटे भाई विशाल को साइड में ले जाकर घर में सभी लोगों को संभालने के लिए कहा और उसे यह बोल दिया कि मैं कुछ देर में तुम्हें कॉल करके रीति की कंडीशन के बारे में सब कुछ बताता हूँ। इस समय विदर्भ जी की आवाज में घबराहट साफ समझ आ रही थी, इसलिए विशाल ने भी उनसे कोई सवाल नहीं किया और उन्हें बाहर तक छोड़ने चला गया। लगभग 15 मिनट बाद विदर्भ जी और रचना जी सिटी हॉस्पिटल के बाहर कार से उतरे और ड्राइवर को कार पार्क करने के लिए बोलकर वहां से हॉस्पिटल के अंदर तेजी से चले गए। रचना सान्याल वैसे तो हमेशा शांत और समझदार रहती थी, लेकिन आज किसी अनहोनी की आशंका ने उन्हें भी डरा दिया था। वे अपने पति की हालत को अच्छी तरह से समझती थी क्योंकि वे पहले से हॉट पेशेंट है, इसलिए उन्होंने खुद जाकर रिसेप्शन पर पूछा, मिस रीति सान्याल कहाँ एडमिट है? उद्धरण चिन्ह। रिसेप्शनिस्ट ने उनकी तरफ हमदर्दी की भावना से देखते हुए जवाब दिया, मैडम आपकी पेशेंट सेकंड फ्लोर पर आईसीयू में एडमिट है। रचना ने जैसे ही यह बात सुनी उसके हाथ पैर कांपने लगे और वह अपने पति मी सान्याल जो अभी अभी वहां पहुंचे थे उन्हें साथ लेकर लिफ्ट की तरफ बढ़ गई।
जैसे ही वे लिफ्ट लेकर अंदर पहुंचे, अपने सामने का नजारा देखकर हैरान रह गए, क्योंकि वहां बहुत से पुलिस टीम के साथ डॉक्टर्स और नर्सेज परेशान खड़े थे। जैसे ही सभी ने रचना जी और विदर्भ जी को देखा, सभी निराशा के साथ उनकी तरफ देखने लगे। ये देखकर विदर्भ जी और रचना जी को किसी खराब सूचना के मिलने का अंदेशा हो चुका था। फिर भी उन्होंने हिम्मत करके आगे बढ़कर एक सीनियर डॉक्टर के पास जाकर सवाल किया, डॉक्टर शर्मा, क्या मेरी बेटी ठीक है? उसे कुछ हुआ तो नहीं? कुछ तो बोलिए डॉक्टर। ये बोलते समय रचना जी की आंखों से आंसू बहने लगे थे। वही विदर्भ सान्याल पुलिस इंस्पेक्टर के पास जाकर बोले, मेरी बेटी को क्या हुआ था? वह आपको कहाँ पर मिली थी? तभी वहां खड़े एक सीनियर डॉक्टर ने उनके सभी सवालों का जवाब देते हुए कहा, सर आप लोग पहले यहाँ बैठ जाइए। इतना बोलकर उस डॉक्टर ने एक नर्स को पानी लाने का इशारा किया और रचना जी और विदर्भ जी को पास रखी एक बेंच पर बैठाकर डॉक्टर शर्मा, जो कि उनके फैमिली डॉक्टर भी थे, उन्होंने उन दोनों को पानी के गिलास दिया। उनके पानी पीकर शांत हो जाने के बाद डॉक्टर ने कहा, मैं जो भी अभी कहने वाला हूँ उसे आपको बहुत हिम्मत के साथ सुनना होगा। इतना बोलकर उन्होंने सभी की तरफ देखकर उन्हें वहां से जाने के लिए इशारा किया। सभी के जाने के बाद उन्होंने वही पास में एक चेयर पर बैठते हुए कहा, विदर्भ देखो, आज अनन्या जिस हालत में यहाँ लाई गई थी, उसकी जांच करने के बाद हमें पता चला है कि उसे मेंटली तरीके से टॉर्चर किया गया था और उसके बाद 3 से अधिक बार उसके साथ जबरदस्ती की गई थी। इतना बोलकर डॉक्टर शर्मा ने विदर्भ और रचना के चेहरे की तरफ देखा, जिनकी आंखें गुस्से से लाल और दर्द से नम हो चुकी थी। फिर उन्होंने आगे कहा, मैंने अपनी पूरी कोशिश कर ली है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं उसे बचा पाऊंगा। हालांकि उसकी सांसें अभी भी चल रही है, लेकिन बिल्कुल धीमी, और हम ये भी नहीं बता सकते कि वह कब तक। इतना बोलकर वह चुप हो गए। ये सुनकर तो रचना जी और विदर्भ जी के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। फिर थोड़ी हिम्मत करके रचना जी ने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर, क्या मैं अपनी बेटी से मिल सकती हूँ? डॉक्टर शर्मा ने अपना सिर हाँ में हिलाकर उन्हें जाने का इशारा किया। विदर्भ जी आईसीयू के बाहर ही खड़े रहे। उनमें अंदर जाने की हिम्मत नहीं थी। रचना जी जैसे ही हॉस्पिटल के ग्रीन सूट को पहनकर अंदर गई, अपनी बेटी की हालत देखकर उनकी आंखों से आंसू निकल गए। फिर भी वह अनन्या के बेड के पास गई और उसके सिर पर हाथ फेरकर अपने गले से एक लॉकेट निकालकर उन्होंने उसे अनन्या के गले में पहना दिया और उससे धीमी आवाज में बोली, तुम्हें अभी और जीना होगा बेटा, मैं हूँ तुम्हारे साथ, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। ये लॉकेट तुम्हें बचाएगा, क्योंकि तुम्हारे नाना जी ने मुझे कहा था कि तुम जब भी किसी परेशानी में हो, मैं तुम्हें ये लॉकेट दे दूं। इसके आगे उनकी कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं हुई और वे सीधे अपनी जगह से उठकर बाहर चली गई। बाहर जाकर उन्होंने अपने पति को संभाला, जिनका बीपी लो होने के कारण वो बेहोश हो गए थे। फिर उन्होंने घर पर कॉल करके यहाँ जो कुछ भी हुआ वह सब बता दिया। तभी विशाल ने कहा, भाभी वहाँ आप अकेली है तो क्या मैं और विधि वहाँ आ जाए? लेकिन रचना ने उन्हें आने से मना करते हुए कहा, तुम दोनों की अभी घर पर बहुत जरूरत है, इसलिए तुम दोनों वहीं पर रुको और राहत को यहाँ भेज दो, वह मेरे साथ रात को यहाँ रुक जाएगा। बहुत रात हो चुकी है, तुम सभी का सुबह ही यहाँ आना ठीक रहेगा। इतना बोलकर उन्होंने कॉल कट कर दिया। राहत विधि और विशाल का बेटा था, जो उम्र में अनन्या से बड़ा था। लगभग 21 साल का विशाल अभी एमबीए की प्रिपरेशन कर रहा था। कुछ ही देर में राहत खाना लेकर हॉस्पिटल पहुंच गया और अनन्या को देखने के बाद वह भी आईसीयू के बाहर वेट करने लगा। रात के 12 बजे जब सब सो चुके थे, उसी समय अनन्या के रूम की खिड़की से चांद की रोशनी जैसे ही उस लॉकेट पर पड़ी, वह लॉकेट बहुत तेज प्रकाश के साथ चमक उठा और अचानक से वह लॉकेट अनन्या के गले से गायब होकर उसकी बॉडी में समा गया। लेकिन इस बात की खबर वहां किसी को नहीं थी। तभी अचानक से अनन्या के शरीर के सारे घाव धीरे धीरे भरने लगे थे। लगभग 1 घंटे बाद अनन्या पहले की तरह दिखने लगी थी, लेकिन अभी तक उसे होश नहीं आया था। वही दूसरी तरफ अंशुमन रात के 2 बजे लगभग अपनी सारी पढ़ाई खत्म करके सोने के लिए जा ही रहा था कि उसके दिल से सारी परेशानी एकदम से गायब हो गई और उसे अपने दिल में एक सुकून सा महसूस होने लगा था। लेकिन उसे जब इन सभी चीजों का कारण समझ नहीं आया तो वह सोने के लिए चला गया। और इस तरह से एक दूसरे की परेशानियों से अनजान अनन्या और अंशुमन गहरी नींद में सो चुके थे। वे दोनों इस बात से पूरी तरह से अनजान थे कि किस्मत आगे चलकर उन दोनों के साथ क्या खेल खेलने वाली थी। चैप्टर 2 ओजस्विनी या अनन्या। दिल्ली में सुबह के 6 बजे सिटी हॉस्पिटल से एक नर्स आईसीयू से भागती हुई बाहर आती है, जिससे बाहर सो रहे राहत और अनन्या की मां रचना जाग जाते हैं। उस नर्स को घबराते हुए बाहर आया देखकर रचना जी और राहत का दिल भी डर के कारण बेचैन होने लगता है। जैसे ही वह नर्स डॉक्टर शर्मा को अपने साथ वापस लेकर आती है, मिसेस सान्याल उनके पास जाकर रोते हुए पूछती है,
डॉक्टर शर्मा क्या हुआ है? मेरी बच्ची तो ठीक है ना? कोई परेशानी की बात तो नहीं है? डॉक्टर शर्मा उन्हें सांत्वना देते हुए जवाब देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है जैसा आप सोच रही है। सब कुछ ठीक है, बस मैं एक बार अनन्या का चेकअप कर लूं, फिर मैं आपके सारे सवालों का जवाब दे दूंगा। ये बोलकर डॉक्टर साहब आईसीयू के अंदर चले जाते हैं। वही राहत रचना जी को संभालने के लिए उनके पास जाकर उन्हें बोलता है, बड़ी माँ मैं यहाँ गुड़िया के पास हूँ, आप बड़े पापा के पास जाइए, उन्हें इस वक्त सिर्फ आप ही संभाल सकती है। राहत की बात सुनकर रचना जी ना चाहते हुए भी वहां से विदर्भ जी के रूम में चली जाती है। राहत ने अपनी बड़ी माँ को वहां से जाने के लिए तो बोल दिया था, लेकिन बेचैनी और अनचाहे डर के कारण वह कॉरिडोर में बार बार चक्कर काट रहा था। आईसीयू रूम के अंदर जैसे ही डॉक्टर शर्मा पहुंचे, अपने सामने बेड पर सो रही रीति को देखकर एक पल के लिए हैरान रह गए। फिर उन्होंने नर्स से अनन्या का ब्लड सैंपल लेने के लिए कहा और खुद उसके बाकी के टेस्ट करने लगे। कुछ समय बाद डॉक्टर शर्मा ये देखकर हैरान थे कि अनन्या की पल्स रेट के साथ बीपी शुगर सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन अनन्या को अभी भी होश नहीं आया था, जबकि उसके सारे घाव अपने आप भर चुके थे। ये बात उन्हें समझ नहीं आ रही थी। कुछ देर बाद डॉक्टर शर्मा वार्ड से बाहर आए। उन्हें बाहर आता देख राहत जैसे ही उनके पास जाकर कुछ पूछने वाला था, उससे पहले ही डॉक्टर शर्मा बोले, चिंता की कोई बात नहीं है, अनन्या की कंडीशन अब ठीक हो गई है, हमें उसके होश में आने का इंतजार करना होगा। इतना बोलकर डॉक्टर वहां से चले गए। राहत ये सुनकर बहुत खुश हुआ और उसने तुरंत घर पर कॉल करके डॉक्टर की कही हुई सारी बातें बता दी। फिर वह विदर्भ जी के रूम की तरफ चला गया। उसे अपने रूम में आया देख रचना जी ने घबराते हुए कहा, क्या हुआ राहत? बेटा तू यहाँ क्यों आया है? तुझे तो इस वक्त रीति के पास होना चाहिए था। इस समय उनकी आंखों में अनन्या को खोने का डर साफ दिखाई दे रहा था। राहत ने उन्हें कंधे से पकड़ते हुए समझाया, बड़ी माँ इतना डरने की जरूरत नहीं है, गुड़िया की हालत अब अच्छी है, डॉक्टर ने कहा है कि कुछ देर में ही उसे होश भी आ जाएगा। उसके इतना कहते ही रचना जी खुशी के कारण उसके गले लग गई। विदर्भ जी जो इस समय तक उठ चुके थे, उन्होंने भी सारी बातें सुन ली थी। खुशी के कारण उनकी आंखों से भी आंसू बहने लगे थे। लगभग दोपहर के समय विदर्भ जी और रचना जी के साथ विशाल, विधि, राहत और अनन्या की बुआ विशाखा भी हॉस्पिटल में आईसीयू के बाहर बैठे हुए थे। तभी एक नर्स बाहर आई और उन सभी की तरफ देखते हुए बोली, पेशेंट को होश आ गया है, आप में से कोई एक जाकर प्लीज डॉक्टर शर्मा को इन्फॉर्म कर दीजिए। इतना बोलकर वह नर्स वार्ड के अंदर चली गई और वही बाहर सभी के चेहरे पर खुशी के कारण मुस्कान आ गई। विशाल ने राहत को देखकर कहा, बेटा जल्दी जाओ और गुड़िया के होश में आने की खबर डॉक्टर साहब को दे दो और उन्हें अपने साथ ही यहाँ ले आओ। उनके इतना बोलते ही राहत मुस्कुराते हुए, जी डैड, बोलकर वहां से चला गया। कुछ ही देर में राहत वापस आ गया और उसके साथ डॉक्टर शर्मा भी आ गए और सीधे आईसीयू में चले गए। बाहर सभी अनन्या की तबीयत के बारे में जानने के लिए उत्सुक हो रहे थे। वही डॉक्टर जैसे ही अंदर गए, उन्होंने देखा कि अनन्या बिल्कुल ठीक लग रही थी, क्योंकि वह इस समय बेड पर आराम से बैठे हुए कमरे में चारों तरफ अपनी नजरें घुमाकर देख रही थी। डॉक्टर शर्मा अनन्या के पास जाकर बैठ गए। तब तक नर्स ने भी उन्हें अनन्या की सारी रिपोर्ट्स पकड़ा दी। डॉक्टर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। सुबह जब उन्होंने अनन्या को देखा था, उन्हें अनन्या की बॉडी पर कोई भी डैमेज या निशान नहीं दिखाई दिया। वही अभी उसकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल नजर आ रही थी। उन्हें समझ नहीं आया कि एक रात में ऐसा क्या हो गया कि अनन्या बिल्कुल ठीक हो गई, जिसकी कल तक बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। लेकिन फिलहाल के लिए अनन्या ठीक थी, उन्हें इसी बात की खुशी थी। उन्होंने रीति से पूछा, बेटा तुम्हें अब कैसा लग रहा है? क्या तुम्हें कहीं दर्द हो रहा है या और कोई परेशानी? लेकिन उनके सामने बैठी अनन्या ने उन्हें कोई भी जवाब नहीं दिया। वह सिर्फ उनकी आंखों में देखती रही। कुछ देर बाद भी जब अनन्या ने कुछ नहीं कहा तो डॉक्टर ने कुछ प्रॉब्लम समझते हुए अगला सवाल किया, तुम्हारा नाम क्या है? लेकिन अनन्या तब भी चुप ही रही। उसे देखकर डॉक्टर ने कुछ सोचते हुए कहा, बेटा मैं अभी आता हूँ, तुम आराम करो। ये बोलकर डॉक्टर बाहर चले गए। उन्होंने बाहर आकर सभी को बताया, अनन्या वैसे तो पूरी तरह से ठीक हो गई है, लेकिन अभी वह मेंटली रूप से थोड़ी डिस्टर्ब है, लेकिन जहाँ तक मुझे समझ आ रहा है वह धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। आप लोग उसे घर ले जाइए और अपने साथ ले जाकर उसे ज्यादा से ज्यादा खुश रखने की कोशिश करें। उनकी यह बात सुनकर जहाँ सभी खुश थे, वही रीति के लिए थोड़ा परेशान भी थे। दूसरी तरफ वार्ड के अंदर बेड पर बैठी हुई अनन्या के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इस वक्त कहाँ है और यहाँ उसे सब अनन्या क्यों बुला रहे हैं, जबकि उसका नाम तो ओजस्विनी है। वह अभी यह सब सोच ही रही थी कि नर्स ने उसे इंजेक्शन दे दिया।
जिससे उसे धीरे धीरे नींद आ गई। भले ही उसका शरीर इस वक्त बिल्कुल शांत अवस्था में आराम कर रहा था, लेकिन उसका दिमाग अभी भी पूरी तरह से चल रहा था। उसके दिमाग में यही चल रहा था कि वह यहाँ कैसे आई, उसे इस बात की तो जानकारी नहीं है। लेकिन जब उसने सामने बैठे व्यक्ति की आंखों में देखा तो उसे यह समझ आ गया था कि वह समय से बहुत आगे आ चुकी है, और जिस लड़की के शरीर में वह भी है उसके साथ बहुत कुछ बुरा हो चुका है। ओजस्विनी ने सोचा कि उसे किसी भी बात के बारे में सोचने या बोलने से पहले यहाँ के बारे में सब कुछ पता लगा लेना चाहिए। तब तक उसे शांत ही रहना चाहिए और किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना चाहिए जिसका माइंड उसे पॉजिटिव एनर्जी से भरा हुआ मिले। वह उसी इंसान के साथ अपने अतीत की बातें कर पाएगी। ओजस्विनी ऐसी लड़की थी जो किसी की भी आंखों में देखकर उसका माइंड रीड कर पाती थी। उसने अभी तक उस नर्स और डॉक्टर का माइंड बस रीड किया था, लेकिन उसका सिर दर्द देने लगा था। इससे उसे ये तो समझ आ गया था कि जिस लड़की के शरीर में वह इस समय है, वह अभी बहुत ही कमजोर है। इसलिए पहले तो उसे खुद की हेल्थ पर ध्यान देना होगा। उसके दिमाग में ये सब चल रहा था, तभी उसे महसूस हुआ कि उसके आसपास बहुत से लोग हैं जो उससे बातें कर रहे हैं। क्योंकि वह अभी नींद में थी, इसलिए उन सभी की बातें नहीं समझ पा रही थी और ना ही उन्हें देख पा रही थी। इसलिए उसने अपने दिमाग को आराम देने के लिए ध्यान लगा लिया। वही वार्ड में सभी लोग आकर रीति को देख रहे थे और उसे अपना आशीर्वाद देकर ठीक होने के लिए बोलकर बाहर चले गए, क्योंकि अनन्या इस समय आराम कर रही थी। बाहर आकर सभी ने डिसाइड किया कि राहत और रचना जी ही हॉस्पिटल में रुकेंगी और जब अनन्या उठ जाएगी तो उसे डिस्चार्ज कराकर घर ले आएंगी। बाकी सभी लोग जल्द घर के लिए निकल गए, क्योंकि सभी को घर जाकर अनन्या के वेलकम की तैयारी भी करनी थी। देहरादून में स्कूल के बाहर ग्राउंड में सभी तरफ भीड़ लगी हुई थी, क्योंकि आज सभी का पेपर खत्म हो चुका था। वही अंशुमन भी अपने दोस्तों के साथ खड़ा बातें कर रहा था। तभी एक लड़की अंशुमन के पीछे आकर खड़ी हो गई और उसकी आंखों पर अपने हाथ रख दिया। वह अपनी प्यारी आवाज में बोली, अंश बता मैं कौन हूँ। इस समय उस लड़की की आवाज में खुशी साफ झलक रही थी। अंशुमन ने भी खुश होते हुए कहा, प्रिया तू वापस कब आई। इतना बोलकर अंशुमन ने अपने आंखों पर से उसके हाथों को हटाकर पीछे मुड़ गया। जैसे ही वह पीछे पलटा, प्रिया तुरंत उसके करीब आकर उसके गले लग गई। लेकिन आज अंशुमन की प्रिया का ये उसके गले लगना अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए उसने प्रिया को खुद से दूर करते हुए पूछा, तू ये बता कि इस बार कितने दिनों के लिए यहाँ आई हुई है। उद्धरण चिन्ह। प्रिया ने खुश होते हुए कहा, इस बार तो मैं लंबे समय के लिए आई हुई हूँ। उसकी बात सुनकर अंशुमन ने कंफ्यूज होते हुए पूछा, मतलब। उसका सवाल सुन प्रिया ने मुस्कुराते हुए बताया, अरे इस बार मैंने देहरादून के इन्फिनिटी कॉलेज में एडमिशन ले लिया है और अब मैं यहीं से कॉलेज स्टडी स्टार्ट करूंगी। उसकी इस बात को सुनकर अंशुमन ने खुश होते हुए कहा, ये तो अच्छी बात है। फिर अंशुमन ने अपने दोस्तों को बाय कहा और वहां से प्रिया के कंधे पर हाथ रखकर कॉलेज के बाहर निकल गया। इधर अंशुमन के चेहरे को देखकर प्रिया बता सकती थी कि जरूर कोई ऐसी बात है जो अंशुमन उससे छिपा रहा है, क्योंकि वह प्रिया के यहाँ स्टडी करने वाली बात को सुनकर भी उतना खुश नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। और आज प्रिया ने उसके फेवरेट कलर की ब्लू ड्रेस वेयर की हुई थी, लेकिन अंशुमन ने उसकी इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन फिर प्रिया ने इस बात को कुछ समय के लिए भूल जाना ही सही समझा, क्योंकि अब तो उसे अंशुमन के साथ ही रहना है। वही उनके जाते ही अंशुमन के फ्रेंड सर्किल से एक लड़के ने पूछा, ये हॉट लड़की कौन थी यार, और ये अपने अंशुमन को कैसे जानती है। अंशुमन तो कभी किसी लड़की से बात भी नहीं करता, फिर इस लड़की के इतना करीब कैसे चला गया। बात कुछ समझ नहीं आई। उसके पास खड़े आर्यन नाम के लड़के, जो कि अंशुमन का बेस्ट फ्रेंड था, उसने जाते हुए अंशुमन को देखते हुए जवाब दिया, ये लड़की प्रिया बंसल है जो अब दिल्ली में रहती है। 12 साल पहले दिल्ली के बंसल फैमिली ने इसे अडॉप्ट कर लिया था। पहले वह भी अंशुमन के साथ अनाथाश्रम में ही रहती थी, और जितना मुझे पता है उस हिसाब से ये लड़की अंशुमन से बहुत प्यार करती है। लेकिन क्योंकि इसे शुरू से ही अमीरों की जिंदगी जीना पसंद था, इसलिए इसने अडॉप्शन के लिए आई रिक्वेस्ट के लिए हामी भर दी और दिल्ली चली गई। इतना बताते हुए आर्यन चुप हो गया, फिर कुछ याद करते हुए आगे बोला, ये हमेशा एक वीक के लिए अपने परिवार के साथ यहाँ गर्मी की छुट्टियों में आती है ताकि अंशुमन से मिल सके, लेकिन मुझे ये लड़की बिल्कुल सही नहीं लगती है और इस बार तो ये लंबे समय के लिए आई हुई है। देखते हैं आगे क्या होता है। अब तक अंशुमन और प्रिया अनाथाश्रम की तरफ चले गए थे। अंशुमन रास्ते भर यही सोचते हुए जा रहा था कि अब उसे कोई जॉब करनी चाहिए, तभी तो वह अपने आगे के खर्चे पूरे कर पाएगा। ये ख्याल आते ही उसने अपना मोबाइल निकाल कर आर्यन को एक मैसेज भेज दिया था, जिसमें उसने जल्द ही उसके लिए कोई अच्छी जॉब ढूंढने की बात कही थी।
दूसरी तरफ दिल्ली में अनन्या की सारी डिस्चार्ज फॉर्मेलिटी पूरी हो जाने के बाद राहत और रचना जी उसे लेकर लगभग 5 बजे के करीब घर के लिए निकल गए। 3 अनिष्का की नौटंकी। 3 अनिष्का की नौटंकी। 1 महीने बाद एक बड़े से बंगले के मेन डोर पर एक कार आकर रुकी जिसमें से एक खूबसूरत सी लड़की हाई हील्स के साथ बाहर निकली। उसने एक ब्लू कलर के जीन्स के साथ एक व्हाइट कलर का क्रॉप टॉप पहना हुआ था, एक हाथ में वॉच डाली हुई थी और चेहरे पर हल्का सी लिपस्टिक के अलावा कोई मेकअप नहीं लगा रखा था। उसने अपने बालों को कसकर एक हाई पोनी में बांधा हुआ था। ओवरऑल किसी मॉडल की तरह खूबसूरत लग रही थी, लेकिन उसमें घमंड जरा सी भी नजर नहीं आ रहा था। ये है अनिष्का मल्होत्रा, अनन्या की बचपन की फ्रेंड जो कि रीति से लगभग 1 साल ही बड़ी थी। दिखने में जितनी मॉडर्न, बोलचाल में उतनी ही देसी गर्ल है अनिष्का। कार से उतरते ही अनिष्का ने जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, हे भगवान! बस अब यही देखने के लिए बाकी रह गया था, घर की लड़की दरवाजे पर आकर कब से खड़ी है, लेकिन देखो यहाँ कोई पूजा की थाली और फूलों की बारिश न सही लेकिन स्वागत के लिए भी नहीं खड़ा है। ये बोलते हुए अनिष्का अपनी सैंडल उतरते हुए घर में आ गई और आगे बोली, मैं कुछ महीनों के लिए विदेश पढ़ाई करने के लिए क्या चली गई? इस घर के लोग तो सबके सब आलसी बने हुए पड़े हैं। उसका इतना बोलना ही था कि घर के सभी लोग लिविंग रूम में आकर खड़े हो गए। सभी के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई, जो पिछले 1 महीने से गायब हो चुकी थी। वही अनिष्का की नजर जैसे ही सामने से आते हुए राहत पर गई, वो तो अपना एक हाथ अपने दिल पर रखकर पास पड़े सोफे पर गिर गई। ये देखकर राहत मुस्कुराते हुए अपनी नजरें इधर उधर फेर कर देखने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कहाँ जाकर अपना मुंह छिपाए। तभी अनिष्का सोफे से उठी और विशाल के पास जाकर एक्टिंग करते हुए बोली, अंकल मैं आपसे कब से बोल रही हूँ, आप जल्दी से जल्दी मेरी और आपके स्मार्टी की शादी फिक्स करवा दीजिए। मैं बता देती हूँ, यदि आपने ये करने में देरी की और आपके इस बेटे ने किसी और को आपकी बहू बनाकर ले आया तो मैं पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। इतना बोलकर अनिष्का अपने आसपास देखने लगी और जैसे ही उसकी नजर उपत्र लटके हुए झूमर पर गई, वह आगे नौटंकी करते हुए बोली, तो मैं इसी झूमर से लटकर अपनी जान दे दूंगी, और मैं बता देती हूँ इससे आपको डबल घाटा होगा। ये सुनकर सब उसकी तरफ हैरानी से देखने लगे तो अनिष्का अपने माथे पर हाथ रखते हुए बोली, एक तो आपका ये झूमर टूट जाएगा और दूसरा मैं मरने से पहले सुसाइड नोट पर विशाल अंकल का नाम लिख कर जाऊंगी। अब आगे आप खुद समझदार है। उसकी यह बात सुनकर जहां सभी मुस्कुराने लगे, वही रचना और विधि दोनों ने आकर उसके एक एक कान पकड़ लिए और बोली, और कितना परेशान करेगी हमारे प्यारे से बेटे को नौटंकीबाज, पहले अपनी होने वाली दो सास से तो मिल ले। ये सुनकर अनिष्का ने अपनी जीभ को दांत के नीचे दबाया और धीरे से अपने कान छुड़ाकर पीछे पलट कर दोनों के गले लग गई और बोली, अरे डार्लिंग, आप दोनों को मैं कैसे भूल सकती हूँ। फिर उसने उन सभी से दूर होते हुए थोड़े सीरियस होते हुए पूछा, अच्छा पहले ये बताइए कि मेरी बेस्टी कहाँ है और उसे क्या हुआ है? आप लोगों ने मुझे इतनी देरी से क्यों बुलाया? मुझे उससे अभी के अभी मिलना है। इतना बोलकर अनिष्का सीढ़ियों से सीधे रीति के कमरे की तरफ भाग गई। कुछ समय पहले जिन सभी की आंखें खुशी से चमक रही थी, उन्हीं आंखों में अचानक से नमी तैर गई। किसी को भी नहीं समझ आ रहा था कि जब अनिष्का के सामने रीति के साथ हुए हादसे की बात आएगी तो उसे कैसे संभालेंगे। वैसे तो अनिष्का जब सिर्फ 5 साल की थी तभी उसने अपने पूरे परिवार को एक एक्सीडेंट में खो दिया था, लेकिन अनिष्का के पापा अनंत मल्होत्रा और विदर्भ सान्याल के बिजनेस पार्टनर के साथ बहुत अच्छे दोस्त भी थे, इसलिए उन्होंने हॉस्पिटल में अपनी आखिरी सांस लेने से पहले अपने एडवोकेट को बुलाकर अनिष्का की कस्टडी और अपना सारा बिजनेस विदर्भ को दे दिया था। तभी से अनिष्का और अनन्या दोस्तों से ज्यादा सगी बहनों की तरह ही रहती थी। 1 साल पहले ही अनिष्का को पढ़ाई के लिए लंदन जाना पड़ा था, इसलिए उसे अनन्या के साथ हुए हादसे के बारे में कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि उस समय उसके एग्जाम चल रहे थे, इसलिए उससे सभी ने सच छिपा रखा था। देहरादून में लगभग सुबह के 9 बज रहे थे जब अंशुमन जल्दी जल्दी चलकर गोल्डन स्टार कैफे की तरफ जा रहा था। एग्जाम खत्म होने के बाद उसने यहाँ जॉब स्टार्ट की थी। सुबह के 9 बजे से दोपहर के 3 बजे तक वह यहाँ काम करता था। उसके बाद शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक वह देहरादून की पब्लिक लाइब्रेरी में अटेंडेंट की जॉब करता था। उसके पास इन 2 मंथ में फिलहाल के लिए कोई काम नहीं था और उसे पता था कि कॉलेज ज्वाइन करते ही उसे अपना ऑफनेट छोड़कर जाना होगा, इसलिए वह आगे के लिए अपनी सेविंग जमा करने के लिए ये जॉब्स कर रहा था। जैसे ही अंशुमन कैफे पहुंचा, प्रिया उसका वहां पहले से ही इंतजार कर रही थी। प्रिया को अब पैदल चलने की आदत नहीं रही थी और अंशुमन को उसकी कार में आना पसंद नहीं था,
इसलिए वह रोज इसी तरह कैफे में बैठकर अंशुमन का इंतजार करती थी, जिससे उसे अंशुमन के साथ समय बिताने को मिले। लेकिन अंशुमन सिर्फ अपने काम पर फोकस करता था, इसलिए प्रिया अब यहाँ सिर्फ आधे घंटे के लिए आती थी और अंशुमन से मिलकर अपनी न्यू फ्रेंड्स के साथ पार्टी वगैरह करने चली जाती थी। अंशुमन ने स्कूल में टॉप किया था, जिसके कारण उसे आगे की पढ़ाई के लिए फुल स्कॉलरशिप मिली थी। इसलिए उसे देहरादून के बेस्ट कॉलेज इन्फिनिटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में एडमिशन भी मिल गया था। उसके पास हॉस्टल लेने और बाकी की सभी तैयारियां करने के लिए सिर्फ 15 दिन ही बचे थे। दिल्ली में अनिष्का जैसे ही अनन्या के रूम में आई, उसने देखा कि अनन्या स्टडी टेबल के पास बैठे हुए कुछ बुक्स पढ़ रही थी। ये देखकर एक पल के लिए अनिष्का हैरान रह गई, लेकिन फिर उसने अपनी हैरानी छिपाते हुए धीरे से आगे बढ़कर अनन्या को पीछे से ही गले लगा लिया, जिसके कारण अनन्या थोड़ा असहज महसूस करने लगी। उसने अनिष्का का हाथ अपने गले से हटाकर पीछे मुड़कर देखा। उसके सामने खड़ी लड़की को पहले तो अनन्या पहचान नहीं पाए, लेकिन फिर उसने अपने आई ग्लासेज उतार कर अनिष्का की आंखों में देखा तो वह उसके बारे में सब कुछ जान गई। उसके बाद अनन्या ने अपना आई ग्लासेज दोबारा से लगा लिया। जब उसने डॉक्टर को अपने सिर दर्द के बारे में बताया था तो डॉक्टर ने उसे लेंस लगवाने की या ग्लासेज पहनने की सलाह दी। पहले तो उसने इन दोनों को यूज करने से इनकार कर दिया था, लेकिन जब उसने एक बार वहां रखा हुआ एक आई ग्लासेज ट्राई किया और अपने सामने आ रहे व्यक्ति की आंखों में देखा तो वह उसका माइंड रीड नहीं कर पाए। फिर उसने अपनी आंखों से ग्लासेज हटाकर देखा तो वह आसानी से उसका माइंड रीड कर पाए, इसलिए उसने आई ग्लासेज यूज करना ही सही समझा, क्योंकि इससे वह हर किसी का माइंड रीड करने से बच सकती थी। जब अनिष्का ने अनन्या को अपने सामने इतना शांत खड़ा देखा तो यूज कुछ समझ नहीं आया। उसने हैरानी से पूछा, ओए बेस्टी, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर क्या गई? तू तो मुझे बिल्कुल ही भूल गई। और तूने ये किस तरह की ड्रेस पहनी है? तू तो कभी भी ऐसी ड्रेसेस नहीं पहनती थी। ये बोलकर अनिष्का अनन्या को ऊपर से नीचे तक देखने लगी, जो कि इस समय एक पिंक लॉन्ग स्कर्ट के साथ व्हाइट टॉप पहने उसके सामने खड़ी थी। उसकी यह बात सुनकर ने जवाब दिया, लेकिन हमें तो इसी तरह के कपड़े पहनना पसंद है। उसे ऐसे बात करते देख अनिष्का को एक और झटका लगा। उसने अनन्या की बाह पकड़कर साइड में किया, लेकिन उसे वहां कोई भी नहीं दिखा। उसे ऐसा करते देख अनन्या ने सवाल किया, तुम किसे ढूंढ रही है और तुम्हें हमसे क्या काम है? उसकी ये बातें सुनकर तो अनिष्का अपने दोनों हाथ अपने सिर पर रखकर बेहोश हो गई, लेकिन अनन्या ने उसका सिर जमीन पर पड़ने से बचा लिया और जोर से आवाज लगाने लगी, भाई सा, भाई सा, माँ सा, यहाँ जल्दी आए, देखिए इन्हें क्या हो गया है। उसकी आवाज सुनकर सभी दौड़ते हुए अनन्या के कमरे में आए और अनिष्का को अनन्या की गोद में इस तरह बेहोश देखकर हैरान रह गए। राहत ने जल्दी से अनिष्का को अपनी बाहों में उठाया और अपने रूम में ले जाकर बेड पर लेटा दिया। राहत, अनन्या और अनिष्का का कमरा साथ ही में था, लेकिन अभी अनिष्का के रूम की सफाई नहीं हुई थी, इसलिए राहत उसे अपने रूम में ले गया था। राहत ने बाहर आकर अपनी पापा से कहा, डैड, मैंने अनिष्का को अपने रूम में इसलिए ले आया हूँ जिससे अनिष्का के सवालों से गुड़िया को कोई परेशानी ना हो। जैसे ही वह होश में आती है मैं उसे सब कुछ अच्छे से समझा दूंगा। उसकी बात सुनकर विशाल जी बोले, ठीक है बेटा, तुम्हें जैसा ठीक लगे वैसा ही करो, और राहत के सिर पर हाथ फेरकर वहां से चले गए। राहत ने पीछे मुड़कर देखा तो विधि जी और रचना जी दोनों अपनी आंखों में आंसू लिए अनिष्का के पास बैठी हुई थी। राहत ने उन्हें परेशान करना सही नहीं समझा और वह अनन्या के कमरे की तरफ बढ़ गया। वहां जाकर उसने देखा कि अनन्या अपने बेड पर बैठी हुई किसी बात के बारे में सोच रही है। राहत ने अंदर आने से पहले नॉक किया तो अनन्या का ध्यान दरवाजे की तरफ गया, जहां राहत को खड़ा देखकर अनन्या ने कहा, अरे भाई साहब, आप वहां क्यों खड़े हैं, अंदर आइए ना। ये बोलकर उसने राहत को हाथ से बेड पर अपने पास बैठने का इशारा किया। राहत मुस्कुराते हुए अनन्या के पास आकर बैठ गया और उसके सिर को प्यार से सहलाते हुए बोला, क्या हुआ? मेरी गुड़िया किस सोच में डूबी हुई है? उनकी बात सुनकर अनन्या ने जवाब दिया, कुछ नहीं भाई साहब, हम तो बस ये सोच रहे थे कि आप लोगों की तरह अनिष्का को भी हमारे अंदर आया ये बदलाव शायद परेशान कर रहा होगा। इस समय अनन्या के चेहरे पर छाई निराशा साफ दिखाई दे रही थी। राहत ने अनन्या की बात का जवाब देते हुए कहा, ऐसी बात नहीं है गुड़िया, हम लोगों ने तुझे कभी आए इस तरह से नहीं देखा है ना, इसलिए खुद को संभालने के लिए हमें थोड़ा टाइम लगेगा। और जहाँ तक बात रही तेरे अंदर आए बदलाव की, तो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें तो बस तेरी खुशी चाहिए है, भले ही वो खुशी तुझे ट्रेडिशनल ड्रेसेस में मिले या वेस्टर्न में मिले। तू हमसे किसी भी भाषा में बात कर सकती है।
बस हमें तो तेरे शब्दों में छिपे हुए प्यार से फर्क पड़ता है, इसलिए तू इन सभी बातों की चिंता मत कर। इतना बोलकर राहत ने देखा कि अब अनन्या थोड़ी ठीक लग रही है तो उसने अनन्या को बेड पर लेटा दिया और उसे एक ब्लैंकेट उड़ा दिया। फिर उसके सिर पर हाथ फेर कर बोला, चल अब सोने की कोशिश कर, थोड़ी देर में तुझे नींद आ जाएगी। इतना बोलकर जैसे ही वह रूम से बाहर आया उसकी बाहर खड़ी रचना जी पर गई, जिनकी आंखें पूरी तरह से भीगी हुई थी लेकिन उनके चेहरे पर खुशी के कारण आई हुई मुस्कान थी। रचना जी को इस तरह देखकर राहत ने कहा, बड़ी माँ आप परेशान मत होइए, कुछ ही दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा। इतना बोलकर राहत ने उन्हें ले जाकर उनके रूम में छोड़ दिया और खुद आकर लिविंग रूम के सोफे पर सो गया, जिसके अगर अनन्या और अनिष्का को कोई परेशानी हो तो उसे पता चल सके। चैप्टर 4 अनन्या के हादसे का सच। अगली सुबह अनिष्का की जब नींद खुली तो उसने खुद को राहत के कमरे में पाया। हालांकि इससे उसे जरा भी हैरानी नहीं हुई क्योंकि इससे पहले भी वह कई बार जिद करके इसी तरह से राहत के कमरे में सो जाया करती थी। जैसे ही वह बेड से उठकर वॉशरूम की तरफ जाने लगी तभी अचानक उसे अनन्या का ख्याल आया कि कल वह किस तरह से बदली हुई सी लग रही थी। अनिष्का ने तुरंत वहां रखे राहत के स्लीपर्स पहने और भागकर रूम से बाहर निकल गई। वह जानना चाहती थी कि अनन्या को आखिर क्या हुआ है। तभी उसकी नजर लिविंग रूम के सोफे पर सो रहे राहत पर गई जो अभी तक सो रहा था। अनिष्का ने धीरे से बड़बड़ाया, ये तो रोज सुबह 6 बजे ही उठ जाता है, फिर आज अभी तक कैसे सो रहा है। उसने जैसे ही समय देखने के लिए अपना मोबाइल चेक किया तो उसे पता चला कि अभी तो सुबह के 5 ही बजे है। शायद आज वह पहली बार इतनी जल्दी उठी थी। लेकिन फिर अनन्या का ख्याल आते ही अनिष्का जल्दी से सोते हुए राहत के पास गई और उसके माथे पर किस करके उसके कान के पास जाकर धीमी आवाज में बोली, गुड मॉर्निंग स्मार्टी। जैसे ही उसकी आवाज राहत के कानों में गई उसकी नींद तुरंत खुल गई और उसने झटके के साथ उठकर बैठते हुए कहा, तू यहाँ क्या कर रही है। अनन्या ने मुस्कुराते हुए कहा, ओह माय गॉड, तू तो सोते हुए कितना क्यूट लगता है। मैंने पहले कभी ये नोटिस क्यों नहीं किया। मेरा तो मन कर रहा है अभी तुझे कोर्ट ले जाकर तुझसे शादी कर लूं। इतना बोलकर वह अपने दोनों हाथों को अपनी ठुड्डी के नीचे रखकर वही जमीन पर बैठकर राहत को देखने लगी। राहत ने उसकी इन बेतुकी बातों से परेशान होते हुए कहा, क्या तूने मुझे यही सब बकवास बातें करने के लिए इतनी जल्दी उठाया है। ये बोलते हुए राहत ने एक जमाई ली और अनिष्का की तरफ देखने लगा। तभी अनिष्का ने एकदम से अपना मूड बदलते हुए सीरियस होते हुए कहा, अरे तू वो सब छोड़ और मुझे सब कुछ डिटेल में बता कि अनिष्का इस तरह से कैसे चेंज हो गई और उसके साथ वो हादसा कैसे हुआ। उसकी इस बात को सुनकर राहत की नींद भी अब जा चुकी थी। उसने सोफे से खड़े होते हुए अनिष्का की तरफ हाथ बढ़ाकर कहा, चल यहाँ से उठ, अभी सब सो रहे होंगे, हम छत पर जाकर बात करते हैं। उसके इतना बोलते ही अनिष्का राहत के हाथ का सहारा लेकर खड़ी हो गई और दोनों सीढ़ियों से होते हुए टेरेस पर पहुंच गए। आसमान में अभी उजाला हो चुका था और सुबह के कारण मौसम भी इस वक्त अच्छा था। अनिष्का और राहत जाकर वहां लगे झूले पर बैठ गए। आसमान की तरफ देखते हुए राहत ने बोलना शुरू किया, तुझे तो पता है कि अनन्या ने 12th के बाद 1 साल का ब्रेक लिया था ताकि वह अपनी आगे की स्टडी के लिए सोच सके और यह डिसाइड कर सके कि उसे किस फील्ड में जाना है। और घर में भी सभी ने उसके इस डिसीजन का सपोर्ट किया था। वैसे तो उसने सोच लिया था कि वह फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करने वाली थी और उसने इसके लिए अच्छे कॉलेज भी ढूंढ लिए थे। लेकिन उस दिन वह अपनी फ्रेंड टीना की बर्थडे पार्टी में गई थी। उसने कहा था कि वह सुबह तक वापस आ जाएगी। हमने सुबह के 6 बजे उसे कॉल किया कि मैं उसे लेने आ जाऊं या वो किसी के साथ आ जाएगी। तो अनन्या ने जवाब दिया कि वह इस समय अपनी किसी फ्रेंड के साथ उसकी कार से घर ही आ रही है। लेकिन जब वह 8 बजे तक भी घर नहीं आई तो हमने सभी तरफ उसके बारे में पता करना शुरू कर दिया क्योंकि अब उसका फोन भी स्विच ऑफ आने लगा। उसकी फ्रेंड टीना से पूछने पर पता चला कि अनन्या उसके घर से तो यही बोलकर निकली थी कि वो बाहर जाकर अपने भाई को बुला लेगी। उसके आगे किसी को भी इस बारे में कुछ नहीं पता था। इतना बताते हुए राहत की आंखों में आंसू आ गए। उसने उन्हें पोंछते हुए आगे बताना जारी रखा, रात को अचानक पापा के पास इंस्पेक्टर सर का कॉल आया और उन्होंने बताया कि उन्हें अनन्या दिल्ली हाईवे पर बहुत ही खराब हालत में मिली है और उसे हॉस्पिटल ले जाया गया है। उसके बाद आगे राहत ने जो कुछ भी हॉस्पिटल में हुआ वह सब अनिष्का को बता दिया। तभी अनिष्का ने सवाल किया, जब अनन्या को होश आने के बाद तुम लोग उसे घर लेकर आए तब क्या हुआ और उसमें ये बदलाव। इतना बोलते हुए अनिष्का चुप हो गई। राहत ने आगे बताना शुरू किया, अनन्या जब घर आई तो उसने शुरू में किसी से ज्यादा बात नहीं की और जो भी बात की वह इसी तरह से की। पहले तो हम सभी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया,
लेकिन एक दिन अनन्या मेरे कमरे में आई और हादसे के बाद पहली बार उसने सामने से आकर किसी से बात की थी। अनन्या ने मुझसे कहा कि भाई साहब, वो जो कपड़े अंदर रखे हैं मुझे वो सब पहनना पसंद नहीं है, तो आप मेरे लिए कुछ नए कपड़े ला देंगे क्या? मैंने उसे जाकर रेडी होने के लिए बोल दिया जिससे वह भी बाहर घूम सके। मैंने यह बात जाकर बड़ी माँ और माँ को बताई तो उन दोनों ने भी साथ चलने के लिए बोल दिया। जैसे ही हम मार्केट गए, अनन्या ने अपने लिए लॉन्ग स्कर्ट्स, लेगी कुर्ता, इसी तरह के कपड़े पसंद किए जिन्हें वह पहले कभी देखना भी पसंद नहीं करती थी। अनिष्का ने खड़े होकर राहत के पास जाकर पूछा, क्या तुमने अनन्या में आए इस बदलाव के बारे में डॉक्टर से पूछा? राहत ने मुस्कुराते हुए अनिष्का की तरफ मुड़कर खड़े होते हुए जवाब दिया, डॉक्टर शर्मा को जब हमने ये सब बताया तो उन्होंने कहा कि अनन्या को नए माहौल की जरूरत है। हो सकता है जब उसके साथ यह हादसा हुआ हो उसके पहले उसने इसी तरह बोलने और इसी तरह के ड्रेस पहनने वाले लोगों के बारे में सुना, देखा या पढ़ा हो, इसलिए उसके दिमाग में अब यही चल रहा है। लेकिन हमें इस बारे में ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। राहत ने अनिष्का के गाल पर हाथ रखते हुए कहा, हम सभी ने इसलिए तुम्हें बुलाया है कि तुम उसे किसी नए माहौल में ले जाओ क्योंकि वह तुम्हारे साथ सबसे ज्यादा कंफर्टेबल रहती थी। अनिष्का ने उसके हाथों पर अपना हाथ रखते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, मैं जल्द ही कुछ सोचती हूँ और फिर हमारी अनन्या भी जल्द ही पहले जैसी हो जाएगी। शाम का वक्त, सान्याल मेंशन में सभी हॉल में बैठे हुए थे। तभी सीढ़ियों से अनिष्का नीचे उतरकर आई। उसे देखकर सबके चेहरों पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। सभी ने देखा कि अनिष्का अपने साथ अनन्या को भी लेकर आई है। अनन्या के चेहरे पर हमेशा की तरह इस वक्त भी शांत भाव ही थे। अनिष्का सबके बीच में आकर एक टेबल पर पालती मारकर बैठ गई थी और उसने अनन्या को भी अपने पास में रखे सोफे पर बैठाकर सभी की तरफ देखकर कहा, एवरीवन अटेंशन प्लीज। जैसे ही उसने ये कहा सभी ने अपना ध्यान उन दोनों की तरफ कर लिया। अनिष्का ने आगे बोलना शुरू किया, मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि मैंने अपने कॉलेज से अपना ट्रांसफर ले लिया है और अब मैं आगे की पढ़ाई यही इंडिया में करूंगी। उसकी ये बात सुनकर जैसे ही सभी ने कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोला, अनिष्का ने अपने होंठों पर एक उंगली रखकर सभी को कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। फिर अनिष्का ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, मैंने अपने साथ अनन्या का एडमिशन भी अपने साथ देहरादून के एक कॉलेज में करवाने के बारे में सोचा है, लेकिन आप सभी की परमिशन के साथ और इस डिसीजन में मेरे साथ अनन्या की भी सहमति है। इतना बोलकर अनिष्का चुप हो गई। तभी रचना जी बोली, लेकिन तुम दोनों यहाँ भी तो स्टडी कर सकती हो, तो फिर देहरादून क्यों? अनिष्का ने इस सवाल का जवाब देते हुए कहा, क्योंकि अनन्या को इस समय एक अच्छे और बदले हुए माहौल की जरूरत है। मैंने देहरादून के बारे में बहुत कुछ सर्च किया है और मुझे वहाँ की नेचुरल ब्यूटी बहुत अच्छी लगी है और वहाँ के सबसे अच्छे कॉलेज इन्फिनिटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में हमें आसानी से एडमिशन भी मिल सकता है, क्योंकि वहाँ के एक ट्रस्टी विदर्भ अंकल भी है। ये बोलकर अनिष्का विदर्भ जी की तरफ देखने लगी, जिनके चेहरे पर इस समय एक बड़ी सी मुस्कान थी। तभी अनन्या और राहत की बुआ, जो की शादी के कुछ दिन बाद ही विडो हो गई थी, उन्होंने दूसरी शादी नहीं की थी और अपने भाइयों के साथ ही रहती, क्योंकि वो दिल की बिल्कुल भी बुरी नहीं थी, इसलिए सभी उन्हें बहुत पसंद करते थे। अनन्या की बुआ विशाखा जी ने चिंतित होते हुए कहा, लेकिन तुम वहाँ पर अकेले कैसे रहोगी? उनकी बात सुनकर अनन्या और अनिष्का ने मुस्कुराते हुए एक दूसरे की तरफ देखा और अनन्या ने विशाखा बुआ की तरफ देखकर जवाब दिया, बुआ सा किसने कहा हम दोनों वहाँ अकेले जा रहे हैं? आप ही हमारे साथ चल रही हो। वहाँ पर अनिष्का का फार्म हाउस है, हम सब वहीं रहेंगे। उन दोनों की सारी प्लानिंग सुनकर सभी हैरान रह गए कि इन दोनों ने अकेले ही सब कुछ इतनी अच्छी तरह से मैनेज कैसे कर लिया। और क्योंकि किसी को भी उनके प्लान में कुछ गलत समझ नहीं आया, इसलिए सभी ने उन्हें देहरादून जाने की परमिशन दे दी। ये जानकार तो अनिष्का खुशी के मारे अपनी जगह से कूदकर सीधे रचना जी के गले लग गई। उसके इस तरह के बिहेवियर की सभी को पहले से आदत थी, इसलिए किसी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। तभी विदर्भ जी अपने छोटे भाई की तरफ देखकर बोले, विशाल तुम और विधि इन तीनों के देहरादून जाने के सारे इंतजाम करवा दो और राहत से बोलकर अनन्या और अनिष्का की एडमिशन की सारी फॉर्मेलिटी पूरी करवा देना। विशाल जी ने मुस्कुराकर कहा, जी भैया। तभी विधि जी उन्हें बीच में रोकते हुए बोली, भैया क्यों ना मैं भी कुछ दिनों के लिए देहरादून चली जाऊं, वहां इन लोगों को शिफ्ट होने में थोड़ी मदद मिल जाएगी। ये बोलकर विधि जी जवाब के इंतजार में विदर्भ को देखने लगी। उसकी इस बात पर रचना जी मुस्कुराते हुए बोली, मैं तो कहती हूँ तुम, विशाल और राहत तीनों वहां जाकर इनके कॉलेज स्टार्ट होने तक वहीं रुककर इन्हें सेटल करवा दो, जिससे हमारी सारी चिंता खत्म हो जाएगी। ये बोलकर रचना जी अपने पति की तरफ देखकर बोली, मैंने सही कहा ना?
विदर्भ जी ने मुस्कुराते हुए हाँ में अपना सिर हिलाकर अपनी सहमति दे दी। अब तो सभी का चेहरा खुशी से चमक उठा था। तभी विशाल जी बोले, आप सभी जाकर अपनी पैकिंग शुरू कर दीजिए क्योंकि अगले 5 दिनों में ही हमें देहरादून के लिए निकलना होगा। ये सुनकर सभी अपने अपने कमरे में चले गए और जाने की तैयारियां शुरू करने लगे। चैप्टर 5, देहरादून का सफर। 5 दिनों में अनन्या और अनिष्का के साथ बाकी के लोगों ने भी अपनी पैकिंग कर ली थी। वही विशाल जी ने देहरादून के मल्होत्रा फार्म हाउस को किसी से बोलकर अच्छी तरह से साफ करवा दिया था और एक्स्ट्रा काम के लिए कुछ मेड भी अपॉइंट कर ली थी। साथ ही राहत ने भी अनन्या का एडमिशन फर्स्ट ईयर और अनिष्का का सेकंड ईयर में करवा दिया था और एडमिशन रिलेटेड सारी फॉर्मेलिटी भी पूरी कर दी गई थी। बस कुछ पेपर्स पर उन दोनों के सिग्नेचर की जरूरत थी जिसमें उन्हें ज्यादा समय नहीं लगना था। बस उन सभी के देहरादून पहुंचने की देरी थी। देहरादून में अंशुमन आज सुबह से ही परेशान दिखाई दे रहा था। प्रिया जो कि पिछले 15 मिनट से कैफे में बैठी हुई थी, उसने भी यह नोटिस कर लिया था। तभी प्रिया ने अंशुमन के पास जाकर उससे पूछा, अंश क्या हुआ है? तुम्हें कोई परेशानी है तो तुम मेरे साथ शेयर कर सकते हो, शायद मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर सकूं। अंशुमन ने अपनी परेशानी की वजह बताने के लिए प्रिया के साथ एक कॉर्नर वाली सीट पर बैठते हुए कहा, क्या बताओ प्रिया? शायद इस परेशानी में तुम भी मेरी मदद नहीं कर पाओगी। कुछ देर रुककर अंशुमन ने अपने माथे पर हाथ रखकर कहा, हॉस्टल के सारे रूम बुक हो चुके हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा अब मैं क्या करूं, कॉलेज ज्वाइन करने के भी सिर्फ 10 दिन बचे हैं। उसकी बात सुनकर प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात, मैं यहाँ पर एक फ्लैट में रहती हूँ, तो तुम भी मेरे साथ फ्लैट शेयरिंग कर लेना। जब तक तुम्हारे पास रहने की कोई व्यवस्था ना हो तब तक तो तुम मेरे साथ रह सकते हो। वैसे भी उस फ्लैट में 3 रूम हैं, जिसमें से 2 रूम अभी भी खाली पड़े हुए हैं। अगर तुम चाहो तो आराम से वहां शिफ्ट हो सकते हो। उसकी बात सुनकर अंशुमन को ऐसा करने में कुछ भी गलत तो नहीं लगता अगर प्रिया की जगह कोई लड़का उससे ये बात बोलता तो, लेकिन क्योंकि फिलहाल में अंशुमन के पास कोई और ऑप्शन नहीं था इसलिए उसने उसे मना नहीं किया। उसने प्रिया को कहा, मैं कुछ दिन में डिसाइड करके तुम्हें कॉल करता हूँ। ये बोलकर अंशुमन वहां से उठकर अपने काम में लग गया। वहीं दूसरी तरफ प्रिया उसके इस जवाब से बहुत खुश हो गई, क्योंकि पहले तो उसे लगा था कि अंशुमन इसके लिए साफ मना कर देगा, इसलिए वह खुशी खुशी वहां से अपना पर्स उठाकर कैफे से बाहर आकर अपनी कार में बैठकर चली गई। वहीं अंशुमन ने आर्यन को भी अपनी इस परेशानी के बारे में बता दिया था। उसने सोचा यदि कॉलेज स्टोर तक आर्यन उसके लिए रहने का कोई इंतजाम नहीं कर पाया तो वह प्रिया के साथ ही फ्लैट शेयर कर लेगा। वैसे भी वह फ्लैट शेयर करने की बात कर रही थी, इसका मतलब है आधा आधा रेंट दोनों में बता जाएगा। दिल्ली में अनन्या के मम्मी पापा रचना जी और विदर्भ जी सभी को उनके लगेज के साथ बाहर तक छोड़ने आए हुए थे, क्योंकि फिलहाल के लिए तो उन दोनों को छोड़कर बाकी सभी लोग अगले 10 दिनों के लिए देहरादून जा रहे थे। क्योंकि उन सभी को देहरादून पहुंचने की कोई जल्दी नहीं थी इसलिए वे लोग बाय रोड ही अपना दिल्ली टू देहरादून का सफर तय करना चाहते थे। वैसे भी इस सफर में उन्हें लगभग 6 घंटे का समय लगने वाला था, जो इतना ज्यादा भी नहीं था। एक कार में अनन्या, रजत और अनिष्का बैठे हुए थे, वहीं दूसरी कार विधि, विशाल और विशाखा बैठे हुए थे। लगभग 1 घंटे का रास्ता तय करने के बाद अनिष्का के चेहरे पर कुछ याद करके असमंजस के भाव आ गए और वह अपनी आंखें बंद करके कल दोपहर के समय उसके कमरे में हुई बातों को याद करने लगी। फ्लैशबैक, दोपहर को जब अनिष्का अपने कमरे में बैठकर अपने लैपटॉप में अनन्या में आए बदलाव के बारे में सर्च कर रही थी, तभी अचानक से किसी ने उसके कमरे के दरवाजे पर आकर नॉक किया। अनिष्का ने जैसे ही अपना चेहरा ऊपर करके देखा कि दरवाजे पर अनन्या उससे मिलने आई हुई है, तो उसने जल्दी से लैपटॉप बंद करके अपने पलंग से उठते हुए मुस्कुराकर अनन्या से कहा, तुझे कब से मेरे कमरे में आने के लिए परमिशन की जरूरत पड़ने लगी? ये बोलकर अनिष्का ने अनन्या का हाथ पकड़कर अंदर लाते हुए उसे अपने बेड पर बैठाकर आगे बोली, तू तो कभी भी यहाँ आ सकती है जब भी तेरा मन करे। अनिष्का के इस तरह के अपनेपन को देखकर अनन्या की आंखों में नमी आ गई। हालांकि यह नमी ओजस्विनी की आंखों में आई हुई थी, क्योंकि उसे पहले कभी भी इस तरह का प्यार और अपनापन कहीं नहीं मिला था। जबकि अनन्या के लिए तो ये सब बातें आम सी थी, क्योंकि इस घर में शुरू से ही सब उससे बहुत ज्यादा प्यार करते आए थे। उसे इस तरह देखकर अनिष्का बोली, बेस्टी चल अब इतना सिटी मत हो और ये बता कि तू यहाँ किस काम से आई हुई है, क्योंकि तू जब भी सामने से मुझसे मिलने आती है तो तुझे किसी ना किसी काम में मेरी हेल्प चाहिए ही होती है। उसकी यह बात सुनकर अनन्या ने थोड़ा सकुचाते हुए कहा, पहले तुम हमसे वादा करो कि इस कमरे में हम दोनों के बीच जो भी बातें होंगी वो तुम बाहर किसी से नहीं कहोगी, यहाँ तक कि राहत भाई साहब से भी नहीं। ये बोलकर अनन्या ने अपना हाथ आगे कर दिया।
जैसे वह अनिष्का से प्रॉमिस मांग रही हो। कुछ सोचते हुए अनिष्का ने भी अपना हाथ अनन्या के हाथ पर रख दिया और बोली, ठीक है, प्रॉमिस मैं ये बातें किसी से भी नहीं कहूंगी। इस समय अनन्या के चेहरे की मासूमियत देखकर अनिष्का उसे मना कर ही नहीं पाई। दूसरी तरफ अनन्या ने इस बात पर मुस्कुराते हुए अनिष्का की तरफ देखकर कहा, क्या तुम मुझे ये पता करके बता सकती हो कि भारत में द्रोणंग किस जगह का पुराना नाम है? अनिष्का ने जैसे ही यह सुना तो उसने हैरान होते हुए अनन्या से कहा, ये तो तुम भी पता कर सकती हो ना, फिर मुझसे क्यों बोल रही हो? तभी अनिष्का को याद आया कि रीति के पास तो नया मोबाइल है ही नहीं और उसका पुराना फोन तो उस समय हादसे के बाद से मिला ही नहीं था। फिर उसने अनन्या से कहा, तुम बस 2 मिनट रुको, मैं तुम्हें अभी पता करके बताती हूँ। कुछ ही सेकंड में अनिष्का ने लैपटॉप की स्क्रीन को अनन्या की तरफ करते हुए कहा, तू जिस द्रोणंग के बारे में बात कर रही है, वह देहरादून का ही पुराना नाम है। अनन्या जैसे जैसे स्क्रीन पर देहरादून की फोटो देखती जा रही थी, उसके चेहरे की मुस्कान बढ़ती ही जा रही थी। फिर अनन्या ने अपना चेहरा ऊपर करके अनिष्का की तरफ देखते हुए कहा, क्या हम देहरादून जा सकते हैं? उसकी यह बात सुनकर अनिष्का ने हैरान होते हुए कहा, देहरादून तो हम कभी भी वेकेशन मनाने जा सकते हैं, लेकिन तुम ये बताओ कि तुम वह क्यों जाना चाहती हो? उसकी यह बात सुनकर अनन्या ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, हमें ये तो नहीं पता कि हमें देहरादून क्यों जाना है, लेकिन हम बस वहां जाना चाहते हैं, और हम वहां कुछ दिन रुकने के लिए जाना चाहते हैं, छुट्टियां मनाने नहीं। प्लीज तुम कुछ ऐसा करो न जिससे हम देहरादून जाकर कुछ समय के लिए रुक सके। ये बोलकर अनन्या अनिष्का के दोनों हाथ पकड़कर उससे रिक्वेस्ट करने लगी। उसे ऐसा करते देख अनिष्का अपनी आंखें चौड़ी करते हुए अनन्या के हाथों की तरफ देखने लगी, क्योंकि इससे पहले तो अनन्या सिर्फ उसे ऑर्डर देती थी। आज पहली बार वह उससे रिक्वेस्ट कर रही थी, इसलिए वह उसे मना नहीं कर पाई और बोली, ठीक है, मैं कुछ सोचती हूँ, लेकिन मैं तेरी मदद सिर्फ एक शर्त पर करूंगी कि मैं भी तेरे साथ देहरादून जाऊंगी और तू मुझे मना भी नहीं कर सकती है। उद्धरण चिन्ह। उसकी यह बात सुनकर अनन्या ने अपना सिर हाँ में हिलाते हुए उसे अपने साथ चलने की बात पर सहमति जता दी। फिर कुछ सोचते हुए अनन्या बोली, लेकिन अब शायद घर में हम दोनों को कोई भी अकेले बाहर जाने की अनुमति नहीं देगा। उसकी इस बात पर अनिष्का ने भी अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहा, हाँ तू बोल तो सही रही है, लेकिन हम अगर घर से किसी को अपने साथ ले जाने की बात कहे तो किसी को भी कोई परेशानी नहीं होगी। जब उन्होंने सारी बातें डिसाइड कर ली तो अनिष्का ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि पहले की तरह आज भी तू मेरे साथ अपनी बात शेयर करने आई है। उसकी इस बात पर रीति ने मुस्कुरा दी और फिर अनिष्का से आगे के बारे में कुछ सोचने के लिए बोलकर वह अपने रूम में चली गई। अनन्या के जाने के बाद अनिष्का ने अपना लैपटॉप उठाया और कुछ सोचकर लंदन के अपने कॉलेज की साइट पर जाकर कॉलेज ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर दिया। फिर उसने जल्द से जल्द देहरादून के बेस्ट कॉलेज के बारे में जानकारी निकालकर आगे की प्लानिंग करने लगी। फ्लैशबैक एंड। अनिष्का ने जब अपने ख्यालों से बाहर आकर अपनी आंखें खोली तो अब तक वे लोग आधा सफर तय कर चुके थे। अनिष्का को जागा हुआ देखकर राहत ने अपनी कार एक ढाबे पर रोक दी, साथ ही उनके पीछे आ रही कार भी उनके साथ ही उसी ढाबे पर आकर रुक गई। उस ढाबे पर जाकर सभी ने अपना फेस वॉश किया और फ्रेश होकर सभी लोगों ने चाय के साथ कुछ स्नैक्स का मजा उठाया। फिर सभी अपनी अपनी कार में जाकर बैठ गए और उनकी कार देहरादून के लिए निकल गई। वही कार में बैठी अनन्या इस समय यही सोच रही थी कि वह देहरादून तो किसी तरह से पहुंच गई है, बस अब उसे किसी ऐसे व्यक्ति से मिलना होगा जो उसके बारे में और अधिक जानने में उसकी मदद कर सके। क्योंकि कल सुबह जब वह अपना ध्यान लगाए हुए बैठी थी तो उसके दिमाग में अपने मतलब ओजस्विनी की द्रोण नगर में बिताए हुए पालों की कुछ यादें सामने आई, जिससे वह समझ गई थी कि उसे वहां जाकर कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा जिससे वह अनन्या के शरीर में अपने पुनर्जन्म के विषय में कुछ जान सके। क्योंकि जितना उसे याद था उस हिसाब से तो कई वर्षों पहले ही उसकी धोखे से हत्या कर दी गई थी, फिर इतने समय बाद किस तरह से वह जीवित हो सकती है, वो भी किसी और लड़की के शरीर में। उसे अब अपने सारे सवालों के जवाब के बारे में जानना था। शाम होते तक वे सभी देहरादून पहुंच गए थे। मल्होत्रा फार्म हाउस पहुंचकर जैसे ही उनकी कार रुकी, सभी अपनी अपनी कार का दरवाजा खोलकर कार से बाहर आ गए और सभी ने अपने हाथों और बॉडी को स्ट्रेच किया, क्योंकि ज्यादा समय से बैठने के कारण सभी की बॉडी अकड़ सी गई थी। फार्म हाउस को देखकर और देहरादून की सुकून भरे माहौल में आकर सभी के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई और सभी फार्म हाउस के अंदर चले गए। वही राहत ने सभी का सामान वहां काम कर रहे वक़्त से बोलकर घर के अंदर पहुंचा दिया।
आज इतने दिनों बाद अनन्या के चेहरे पर आई खुशी को देखकर सभी के चेहरे खुशी से चमक उठे थे। वही अनन्या को भी देहरादून आकर एक अलग सा एहसास हो रहा था। वह अपने रूम की खिड़की के पास खड़े होकर देहरादून की हसीन वादियों को निहारे जा रही थी। दूसरी तरफ अंशुमन को भी आज कुछ अलग सा एहसास सा हो रहा था, जैसे देहरादून की हवाओं में आज कुछ अलग सा एहसास समय गया हो। वह भी पब्लिक लाइब्रेरी की एक खिड़की के पास खड़ा होकर इन हवाओं का आनंद ले रहा था। चैप्टर 6 अंशुमन और अनन्या का एक दूसरे के लिए झुकाव। देहरादून में अगली सुबह रोज की तरह अंशुमन अपने वर्क प्लेस गोल्डन स्टार कैफे की तरफ जा रहा था। कैफे उसके ऑफिस से कुछ ही दूरी पर था, इसलिए वह लगभग 10 मिनट में ही वहां पहुंच जाता था। अंशुमन हमेशा की तरह अपने कानों में हेडफोन लगाए रोड पर चला जा रहा था। तभी उसकी नजर एक बंगले पर गई। उसने ध्यान दिया, पहले तो कभी इस घर में कोई नहीं दिखाई देता था, लेकिन आज उस घर के सामने खड़ी कार को देखकर वह समझ गया था कि यहाँ जरूर कोई रहने आ गया है। तभी उसे ख्याल आया कि वह इन सभी चीजों के बारे में क्यों सोच रहा है। वह जैसे ही उस घर से अपनी नजर हटाने वाला था, उसकी नजर घर के सेकंड फ्लोर वाले कमरे की बालकनी पर जाकर रुक गई। अंशुमन ने देखा कि वहां पर एक लगभग उसके ही उम्र की लड़की खड़ी हुई है, जिसके बाल उसकी कमर तक लहरा रहे हैं और हवा में बार उड़ रहे हैं। हालांकि अंशुमन को उस लड़की का चेहरा नहीं दिखाई दे रहा था, क्योंकि वह उसकी तरफ पीठ करके खड़ी हुई थी और चिड़ियों को दाना डाल रही थी। लेकिन पता नहीं क्यों अंशुमन की नजरें उस लड़की पर से हट ही नहीं रही थी। अंशुमन ने मुस्कुराते हुए अपने बालों पर हाथ फेरा और वहां से सीधे कैफे की तरफ बढ़ गया। वही दूसरी तरफ अनन्या सुबह जल्दी उठकर शॉवर लेकर रेडी हो गई थी, क्योंकि वो यहाँ जिस काम से आई हुई थी, अनन्या को आज से ही उस काम की शुरुआत करनी थी। वह जैसे ही रेडी होकर अपने रूम से बाहर जा रही थी, उसे अपनी बालकनी में बैठे हुए कुछ पक्षी दिखाई दिए, तो उसने उन पक्षियों को जाकर दाना डाला और मुस्कुराते हुए उन्हें चहचहाट करते देखने लगी। उसी समय एक ठंडा सा हवा का झोंका उसे छूकर वहां से निकल गया, जिसे अनन्या को अपने दिल में अजीब सा एहसास हुआ। हालांकि फिर उसने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वह वापस अपने कमरे में आ गई। गोल्डन स्टार कैफे में लगभग 3 बजे आज दोपहर में सभी लोग अनन्या और अनिष्का के कॉलेज की सारी फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद देहरादून घूमने के लिए निकल गए थे। जब वे लोग वापस आ रहे थे तो उन्हें अपने घर के पास ही एक कैफे दिखाई दिया, तो राहत ने सभी से कहा, अब इतने अच्छे मौसम में तो मेरा कॉफी पीने का मन कर रहा है, इसलिए मैं तो कैफे जा रहा हूँ। तो तुम लोगों में से कौन कौन मेरे साथ चलना पसंद करेगा? इस समय कार में राहत के अलावा अनिष्का और अनन्या ही मौजूद थे, इसलिए उन दोनों ने भी साथ चलने के लिए हामी भर दी। जैसे ही वे लोग कैफे में पहुंचे, अनिष्का ने अपने होंठों को गोल घुमाते हुए कहा, वाओ, ये कैफे कितनी अच्छी तरह से डेकोरेट है। जब अनिष्का ये बोल रही थी, उस समय उसकी आंखें सितारों की तरह चमक रही थी। फिर वे लोग कैफे के अंदर जाकर एक टेबल पर बैठ गए। अनिष्का के चेहरे पर आई खुशी को देखकर राहत ने ऑर्डर देने के लिए एक वेटर को बुलाया। राहत ने जिस वेटर को बुलाया था वह कोई और नहीं बल्कि अंशुमन ही था। उस समय क्योंकि अंशुमन की शिफ्ट अब खत्म हो गई थी, इसलिए वह चेंजिंग रूम में अपने कपड़े चेंज करने ही जा रहा था। लेकिन जब अंशुमन ने देखा कि इस वक्त कोई भी वेटर फ्री नहीं है, इसलिए वह खुद राहत की टेबल पर ऑर्डर लेने चला गया। उसने जाकर मेनू कार्ड को राहत की तरफ बढ़ा दिया। राहत और अनिष्का दोनों ही मेनू कार्ड को अपनी अपनी तरफ खींचने लगे, क्योंकि वे दोनों ही अपनी अपनी मन की चीजें ऑर्डर करता चाहते थे। ये देखकर अंशुमन ने मुस्कुराते हुए एक और मेन्यू कार्ड लाकर उनकी तरफ बढ़ा दिया। उसे ऐसा करते देख राहत ने उसे देखकर अपनी पलकें झपकाते हुए धन्यवाद कहा। जैसे ही अंशुमन अपनी नजर अनन्या की तरफ करने वाला था, पीछे से आकर किसी ने उसके कंधों पर अपने हाथ रख दिए, जिससे अंशुमन अनन्या को देखे बिना ही पीछे पलट गया। अंशुमन ने जब पीछे मुड़कर देखा तो उसे पता चला कि इस समय उसके पीछे कोई और नहीं बल्कि प्रिया खड़ी थी, जो उसकी तरफ देखकर बड़े प्यार से मुस्कुरा रही थी। तभी प्रिया ने अंशुमन से कहा, अंश, तुम्हारी तो जॉब की शिफ्ट खत्म हो गई है ना, फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं कब से बाहर तुम्हारा वेट कर रही थी। उसकी बात सुनकर अंशुमन ने प्रिया की तरफ देखते हुए कहा, प्रिया, एक्चुअली मैं चेंज करके बाहर ही आने वाला था, लेकिन मैंने देखा कि इस समय कोई भी वेटर फ्री नहीं था, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना एक ऑर्डर ही तो है, इसे मैं ही ले लूं। क्योंकि इस समय ऐसा हमारे कैफे की इमेज का भी सवाल है, और वैसे भी अभी मेरे पास लाइब्रेरी जाने के लिए अभी 1 घंटे का समय बाकी है। फिर साक्षी के चेहरे पर गुस्से का एक्सप्रेशन देखकर अंशुमन ने एक गहरी सांस ली और उससे कहा, अच्छा ठीक है, आई एम सॉरी, गलती मेरी है। चलो तुम थोड़ी देर वहां जाकर उस टेबल पर मेरा वेट करो, मैं अभी चेंज करके आता हूँ, फिर हम दोनों साथ में लाइब्रेरी के लिए निकलेंगे। तुमने कहा था ना आज तुम्हें लाइब्रेरी में कोई काम है।
तभी प्रिया ने उसे बीच में रोकते हुए कहा, अंशुमन, आई एम रियली सॉरी, लेकिन मैं आज यहाँ तुम्हें यही बताने आई थी कि मैं आज तुम्हारे साथ लाइब्रेरी नहीं जा पाऊंगी क्योंकि मुझे किसी काम के सिलसिले में बाहर जाना पड़ रहा है। उसकी इस बात को सुनकर अंशुमन ने ज्यादा सवाल जवाब किए बिना अपना सिर हाँ में हिलाते हुए उसे वहां से जाने के लिए कह दिया। हालांकि अंशुमन खुद भी नहीं समझ पाया था कि इस तरह प्रिया के अचानक प्लान चेंज करने के बाद भी उसे ज्यादा फर्क क्यों नहीं पड़ा। फिर वह सामने खड़े एक वेटर के पास जाकर कुछ बात करने लगा और तुरंत कैफे से बाहर निकल गया। इन सभी के बीच अनन्या अपने कानों में हेडफोन लगाए हुए गाने सुन रही थी, लेकिन अंशुमन के उसके पास आने के कारण उसे कुछ अजीब सा एहसास होने लगा। ऐसा एहसास जैसे उसका कोई अपना उसके बहुत करीब हो। अनन्या में जैसे ही अपने पास में खड़े अंशुमन को देखने के लिए अपना चेहरा ऊपर किया, उसे वहां से जाते हुए अंशुमन की सिर्फ पीठ ही दिखाई दी। अनन्या जैसे ही उस टेबल से उठ पर अंशुमन को देखने के लिए उसके पीछे जाने वाली थी, राहत ने उसे रोकते हुए कहा, क्या हुआ अनन्या, सब कुछ ठीक तो है ना? तुम अचानक यहाँ से उठकर कहाँ जा रही हो? उद्धरण चिन्ह। अनन्या ने जल्दबाजी में उसके सवाल का जवाब देते हुए कहा, भाई साहब हम वॉशरूम से आते हैं, तब तक आप दोनों यहाँ बैठकर डिशेस ऑर्डर कीजिए, हम कुछ ही देर में वापस आ जाएंगे। उसकी बात सुनकर राहत ने हाँ में अपना सिर हिला दिया और फिर अपना ध्यान अनुष्का के चेहरे को देखने में लगा दिया, जो डिशेस के नाम देखकर बहुत फनी फनी फेस बना रही थी। वहीं दूसरी तरफ अनन्या जैसे ही वहां से अंशुमन के पास जाने के लिए उसकी तरफ मुड़ी, उसने देखा कि अंशुमन वहां से जा चुका था। क्योंकि अनन्या ने उसका चेहरा नहीं देखा था, इसलिए उसके पास अंशुमन को पहचानने के लिए सिर्फ उसकी आवाज ही याद थी, जो उसने तब सुनी थी जब अंशुमन दूसरे वेटर को उनके टेबल से ऑर्डर लेने के लिए बोल रहा था। उसके बाद भी अनन्या ने लगभग कैफे में हर जगह अंशुमन को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन इस अंशुमन की आवाज उसे कहीं से भी नहीं सुनाई थी, जिस कारण से वह बुरी तरह से निराश हो गई थी। फिर उसने सोचा, शायद वह लड़का यहाँ जॉब करता था और अब वह घर जा चुका होगा, इसलिए उसे अब उस अनजान शख्स को ढूंढने में अभी अपना समय खराब नहीं करना चाहिए। अनन्या ने सोचा कि वह कल फिर से यहाँ आकर देखेगी, शायद उसे वह इंसान मिल जाए। ये सोचते हुए अनन्या अपने टेबल पर वापस जाकर बैठ गई। कुछ समय में ही उनके टेबल पर वेटर ने कॉफी के साथ एक पिज्जा और पेटी सर्व कर दी। अपने सामने पिज्जा देखकर तो अनिष्का ने बिना समय गंवाए पिज्जा की एक स्लाइस लेकर उसे खाना शुरू कर दिया। अनिष्का और राहत उसे ऐसा करते देख मुस्कुराने लगे। लगभग आधे घंटे बाद वे लोग कैफे से बाहर आकर अपने घर के लिए निकल गए। वे सभी इस बात से अनजान थे कि लगभग 1 घंटे से एक नकाबपोश इंसान उन पर अपनी नजर रखे हुए है और वह व्यक्ति अभी भी उन्हें फॉलो कर रहा है। अगली सुबह अनन्या जल्दबाजी में सोकर उठी और जल्दी से रेडी होकर लगभग 10 बजे गोल्डन स्टार कैफे पहुंच गई। हालांकि जैसे ही वह कैफे पहुंची वह किसी व्यक्ति से टकरा गई, लेकिन अनन्या अपने ख्यालों में इस तरह से खोई हुई थी कि उसने उस व्यक्ति को बिना देखे ही सॉरी कहा और कैफे के अंदर चली गई। अनन्या इस समय जिस इंसान से टकराई थी वह अंशुमन ही था, जो इस समय आर्या को कॉल लगा रहा था कॉलेज रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन पता लगाने के लिए, इसलिए उसने भी रीति पर ध्यान नहीं दिया। अंशुमन जब आर्यन से बात करके वापस कैफे में आ रहा था तो उसकी नजर कैफे की एक विंडो पर गई, जहां से कोई व्यक्ति अंदर की तरफ झांक रहा था। उस व्यक्ति ने अपने चेहरे को एक मास्क से ढका हुआ था, जिस कारण अंशुमन उसके चेहरे को देख नहीं पा रहा था। लेकिन अंशुमन उस व्यक्ति से पूछताछ करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा, वह मास्कमैन अंशुमन को अपनी तरफ आता देख वहां से अपनी बाइक पर बैठकर निकल गया। अंशुमन ने उसे पकड़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह नाकामयाब रहा। लेकिन फिर भी सेफ्टी पर्पस से अंशुमन से इस बात के बारे में कैफे के मैनेजर को इन्फॉर्म कर दिया। कैफे के मैनेजर ने भी सिक्योरिटी को इस बात पर ध्यान देने के लिए बोल दिया। क्योंकि आज अंशुमन इन सभी मसलों में फंसा हुआ था, इसलिए कैफे में बैठी अनन्या, जो कि हर किसी की आवाज को ध्यान से सुनकर अंशुमन की आवाज को ढूंढ रही थी, उसे कल वाले व्यक्ति की आवाज नहीं सुनाई दी, जिस कारण से उसे निराश होकर वहां से जाना पड़ा। वही अंशुमन इस बात से अनजान था कि अनन्या उसे कैफे में लगभग 2 घंटे तक ढूंढकर वापस जा चुकी है। अंशुमन कैफे से अपने काम से फ्री होने के बाद लाइब्रेरी की तरफ चला गया। इसी तरह लगभग 5 दिन बीत गए। अनन्या रोज उस कैफे में अंशुमन को ढूंढने के लिए आती, लेकिन कई बार अपने सामने खड़े अंशुमन को देखकर भी वह उसे पहचान नहीं पाई। शायद किस्मत को इस तरह से उनका मिलना मंजूर नहीं था। उनकी किस्मत उन्हें मिलाने का कोई अलग तरीका सोच रही थी। वहीं दूसरी तरफ अंशुमन 5 दिनों से अनन्या को रोज कैफे में आते हुए देख लेता था। वह रोज अनन्या को वहां बैठकर बुक्स पढ़ते हुए देखता था। अंशुमन अनन्या को इस तरह बुक्स में खोया देखकर उस पर से अपनी नजरें नहीं हटा पाता था।
लेकिन जब भी वह अनन्या के पास जाकर उससे कुछ बोलने की कोशिश करता था, उसके दिल में एक अजीब सा एहसास होने लगता था, जिस कारण से वह अनन्या के करीब जाने से हमेशा खुद को रोक लेता था, क्योंकि उसे लगता था वह उस लड़की के संबंध कुछ भी उल्टा सीधा ना बोल दे। दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको हमारी यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपने इस सफर का आनंद लिया हो, तो हमारे चैनल ख्याली दुनिया को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट में अपनी राय दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए अपने ख्यालों में डूबे रहें। धन्यवाद।